नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की आत्मकथा है, फिल्मी आत्मकथा। पार्ट 8। अचानक एक दिन शूटिंग का बुलावा आ गया। जीवन में मेरी पहली शूटिंग। शाम के 7 बजे कारदार स्टूडियो में पहुंचना था। इप्टा की एक मीटिंग बीच में ही छोड़कर मैंने ठीक समय पर चरनी रोड स्टेशन से गाड़ी पकड़ी। शूटिंग शब्द सुनकर दोस्तों साथियों पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई जैसे बिजली के तार को हाथ लग जाए। मैं एक क्षण में उनके लिए प्यार के बजाय ईर्ष्या का पात्र बन गया था। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने इर्द गिर्द, घर में भी और घर के बाहर भी हमेशा यही प्रतिक्रिया देखी है। हर किसी की नज़र में शूटिंग एक बड़ी अलौकिक चीज़ है। वो आदमी को दूसरे लोगों से अलग और ऊंचा बना देती है। शूटिंग कर रहे कलाकार का सिंहासन अटल लगता है और जो न कर रहा हो उसका डगमगाता हुआ। अगर कोई यूं ही पूछ बैठे, आज आपकी शूटिंग नहीं है, तो बड़े से बड़ा अभिनेता भी घबरा जाता है जैसे उससे कोई कसूर हो गया हो। इसका कारण यह है कि इस सवाल से कहीं दूर एक खतरे की घंटी बंधी हुई है, जिसकी आवाज़ फिल्म स्टार के कानों को अच्छी नहीं लगती। मुझे 7 बजे का समय दिया गया था, लेकिन स्टूडियो जाकर पता चला कि शिफ्ट 9 बजे शुरू होगी। इतना पहले क्यों बुला लिया मुझे? 8 बजे तक तो फणीदा के सहायक ने भी दर्शन नहीं दिए, पर मैंने इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं की। पहली शूटिंग का चाव जो था। वास्तव में ऐसे अपमान छोटे कलाकारों का दिमाग ठीक जगह रखने के लिए किए जाते हैं। बड़े कलाकार अर्थात स्टार अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और शिफ्ट शुरू होने से 2-2, 4-4 घंटे देर से आते हैं। लेकिन उनकी हर बात का मुस्कुराहट से स्वागत करना निर्माता, निर्देशक और यूनिट के प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य होता है। ऐसा करने से स्वाभिमान में पड़ी हुई दरारों को थूक से जोड़ने की खातिर छोटे कलाकारों को अकारण ही डांटा, फटकारा और जलील किया जाता है। उनकी लाचारी उन्हें मुंह बंद रखने पर मजबूर करती है, क्योंकि किसी समय भी उन्हें काम से हटाया जा सकता है। हाँ, अगर किसी छोटे कलाकार की किस्मत चमक उठे और उसे ऊपर ले जाए तो वो गिन गिन कर बदले लेता है और तब छोटे कलाकारों की मदद करने का, जिनमें से वो ऊपर उठा होता है, उसे भी कोई ख्याल नहीं रहता। सेट स्टूडियो के अहाते में लगाया गया था। किसी अमीर आदमी के आंगन और बागीचे का सेट था वो। लगभग 9:30 बजे फणीदा तशरीफ लाए और कैमरामैन घोष ने धीरे धीरे लाइटिंग शुरू की। लगभग 11 बजे फिल्म की कुछ एक मशहूर हस्तियों की मोटरें स्टूडियो के फाटक में दाखिल हुईं। चार्ली अपने अल्सेशियन कुत्ते के साथ, आगा, डेविड, कुसुम देशपांडे, सुनालिनी देवी, ये लोग ताजमहल होटल में हुई किसी डिनर पार्टी से आ रहे थे। मर्दों ने अकड़ी हुई तितली कॉलर कमीजें और काले डिनर सूट पहने हुए थे, जिनकी लड़ाई के ज़माने में मैंने इंग्लैंड में मनाही सी देखी थी। उनके आते ही मेज़ पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया गया। चमकते हुए चीनी के सेट में सैंडविच और कॉफ़ी आदि सामान लाया गया। मैंने कभी BBC में भी इतने नवाबी ठाठ से काम होता नहीं देखा था। मुझे अजीब सा लगा, क्या ये वही देश था जहाँ साल भर पहले लाखों लोग भूख से मर गए थे और जहाँ सन 42 के आंदोलन में पकड़े गए हजारों देशभक्त अभी तक जेलों में पड़े सड़ रहे थे। हिंदुस्तान विरोधाभासों का देश है। अभी मैं उनका आदी नहीं हुआ था। मैं विदेश से नया नया यहाँ आया था। कॉफ़ी आदि पीकर स्टार चले गए। उनका काम करने का मूड नहीं बन रहा था। सेट का पहला दिन था, शायद सजावट और लाइटिंग में अभी काफ़ी समय लग जाए। फणीदा ने बिना किसी शिकायत के काम अगले दिन पर डालकर उन्हें विदा किया। अब बाकी रह गया था मैं और फिल्म के हीरो नवीन याज्ञिक, जो स्टारपन की दहलीज तक पहुंच गए थे, पर अभी उन्होंने उसे पार नहीं किया था। जब हम कॉफ़ी पी रहे थे तो वो अंदर मेकअप कर रहे थे और अब चुपचाप एक कुर्सी पर आकर बैठ गए थे। उन्होंने नीले रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, जो चेहरे के लाल मेकअप के साथ मिलकर हनुमानी किस्म का प्रभाव पैदा कर रहा था। जब बातचीत शुरू हुई तो नवीन ने बताया, पर्दे पर इन कपड़ों का रंग सफ़ेद दिखाई देगा। एकदम सफ़ेद कपड़े रंगीन फिल्म में तो पहने जा सकते हैं, पर काली सफ़ेद फिल्म में नहीं पहने जा सकते। उनकी चमक कैमरामैन के काम में उलझन पैदा करती है। पर ऐसे कपड़े पहनकर और चेहरे पर इतना गाढ़ा मेकअप करके क्या कलाकार के मन की स्वाभाविकता नष्ट नहीं हो जाती है? मैंने पूछा। आदत हो जाती है। नवीन संक्षिप्त सा उत्तर देकर चुप हो गए। मुझे बड़ी हैरानी हुई।
अभिनय कला के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा सुना था उसके आधार पर स्वाभाविकता सबसे ज़रूरी चीज़ थी। मेरे महत्वपूर्ण सवाल का हीरो ने शायद मतलब नहीं समझा था। मैंने सोचा, नवीन का चौड़ा सपाट सा चेहरा पहली नज़र में मुझे सुंदर नहीं लगा था, सो मुझे एक घटिया किस्म की तसल्ली हुई थी कि पर्दे पर मैं उससे ज़्यादा सुंदर दिखाई दूंगा। पर मैंने देखा कि हंसते समय उनके कपोलों में क्लार्क गैबल के से गड्ढे पड़ते थे जो उनके चेहरे को बहुत आकर्षक बना देते थे। उनके गंभीर स्वभाव ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। नवीन की किस्मत में लंबी जिंदगी नहीं लिखी थी। उस फिल्म के पूरे होने के लगभग 1 साल बाद ही वो मियादी बुखार का शिकार होकर स्वर्गवासी हो गए। फिल्मी जिंदगी के थोड़े से समय में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। उन्होंने एक्स्ट्राओं और स्टूडियो मजदूरों की यूनियनें बनाई थीं और उनके हकों के लिए संघर्ष किया था। उनके एक साथी कृष्ण कुमार को अपनी इन सेवाओं के बदले में गुंडों के हाथों कत्ल होना पड़ा था। मैं उन दोनों नेक और निडर व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ। नवीन के पास से उठकर मैं भी मेकअप करने के लिए चला गया। मेकअप मैन का नाम स्वामी था। आज भी स्टूडियो में कभी कभी उसके दर्शन हो जाते हैं। पिछले 20 वर्षों से उसकी आर्थिक दशा बिल्कुल नहीं बदली है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो अपने स्तर पर कायम रही होगी। इस आदमखोर फिल्मी धंधे में से 100 में से 99 व्यक्तियों की यही कहानी है। मैंने अपना मेकअप किया। इस बार चेहरा इतना पसंद नहीं आया जितना कि पूना में पसंद आया था। लंबोतरा सा और कुछ खुरचा खुरचा सा लग रहा था। क्या मेकअप ठीक से नहीं हुआ था, या आईने पर बत्तियां बहुत ऊंची लगी होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा था, या मेरी सेहत गिर गई थी। कुछ दिन पहले लेमिंगटन रोड पर मिस्टर भवनानी मिले थे। एक बार वो मुझे और चेतन को अपने घर डिनर पर बुला चुके थे। तब आशा हुई थी कि पुरानी जान पहचान के कारण वो ज़रूर मेरी कुछ मदद करेंगे। उन्होंने बहुत बढ़िया खाना खिलाया था, पर मेरे दिल की बात का उन्होंने जिक्र तक नहीं होने दिया। और लेमिंगटन रोड वाली मुलाकात में तो वो और भी निराश कर गए। उन्होंने कहा, मेरी बात का बुरा ना मानना मिस्टर साहनी, अब आपके चेहरे पर वो भरपूर खूबसूरती रही नहीं जो मैंने कश्मीर में देखी थी। आप कुछ कुछ गैरी कूपर की तरह दिखाई देने लगे हैं। गैरी कूपर, संसार का सबसे लोकप्रिय फिल्मी हीरो, और उससे मेरी समानता भवनानी को गुण नहीं दोष प्रतीत हो रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ। कभी मैंने भवनानी को अपने घर में ठहराया था, भाग दौड़कर उनके काम किए थे। उस समय बजाय इसके कि वो मेरी मदद करते, उल्टा मेरी हिम्मत तोड़ रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान होता है। उन दिनों मेरा सिफारिशी खतों का तजुर्बा भी बहुत कड़वा रहा था। श्री जे.एन. साहनी मेरे मौसेरे भाई हिंदुस्तान टाइम्स और नेशनल कॉल जैसे प्रसिद्ध दैनिक पत्रों के संपादक रह चुके थे। जब उन्हें पता लगा कि मैं फिल्मों में प्रवेश कर रहा हूं, तो उन्होंने मेरे बारे में अपने मित्र राय बहादुर दुनीचंद को पत्र लिखा, जो फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे, और एक खत बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के पब्लिसिटी ऑफिसर श्री इंद्रराज आनंद को लिखा, जो आज पटकथा लेखक की हैसियत से प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे हुए हैं। उन दिनों दोनों स्टूडियो फिल्म इंडस्ट्री के केंद्र माने जाते थे, पर दोनों जगह ही मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं हुआ। इसी तरह अब्बास और साठे ने जिद करके मुझे वी शांताराम के पास भेजा। मैं उन्हें बता चुका था कि प्रभात स्टूडियो पूना में वो मेरे साथ कितनी अच्छी तरह पेश आए थे। उन दिनों अब्बास और साठे डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी की पटकथा और संवाद लिख रहे थे। शांताराम के साथ उनका रोज का उठना बैठना था। पर इस दूसरी मुलाकात और पहली मुलाकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तो शांताराम खुद बहुत बदल चुके थे। न उनके कमरे में वो सादगी थी, न उनका लिबास हिंदुस्तानी था। साहबों वाला ठाट बाट था उनका शरीर भी पहले से स्वस्थ और सुडौल हो गया था। सफ़ेद कमीज पतलून में वो इतने हृष्ट पुष्ट और ऊंचे कद काठी के लग रहे थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। हाथ की एक उंगली में हीरे की अंगूठी पड़ी हुई थी, जिसे बातचीत के दौरान वो दूसरे हाथ से मलते रहते थे। मैं भी तो कितना बदल चुका था। शांति निकेतन या सेवाग्राम से आया हुआ आश्रमवास निसंदेह सम्मानपूर्ण व्यवहार का हकदार था, पर लंदन से अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा करके लौटे हुए अनाउंसर को वही सम्मान कैसे मिल सकता था। 5-10 मिनट की मुलाकात हम दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए काफ़ी थी। उसके बाद आज तक हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, बस दूर दूर से ही सलाम दुआ हुई है। जब मैं नए अभिनेताओं को फिल्मों में काम पाने के लिए सिफारिशी खत लेकर निर्माताओं, निर्देशकों और फिल्म स्टारों के यहाँ चक्कर लगाते हुए देखता हूँ, तो दिल चाहता है कि किसी तरह उन्हें समझा सकूं कि इन सिफारिशी खतों की कीमत उस कागज़ जितनी भी नहीं है जिस पर वो लिखे हुए हैं। नौकरी पाना और चीज़ है, कलाकार बनना और चीज़।
नौकरी पाने के लिए सिफारिशी खत भले ही काम आ सकें, पर शायद ही कोई प्रोड्यूसर ऐसा होगा जो दूसरों के कहने पर किसी नए अभिनेता को कैमरे के सामने लाने का खतरा मोल ले। फिल्मी चक्कर और तरह चलता है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर सफलता आदमी के अपने संघर्ष और अपने भाग्य पर निर्भर होती है। आमतौर पर सिफारिशी खत देने वाले लेने वालों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा नासमझी का सबूत देते हैं। उन्हें दूर बैठे हुए अपनी जान पहचान वाला कोई फिल्मी व्यक्ति ईश्वर जैसा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रतीत होने लगता है, पर असलियत कई बार उनके अनुमान के विपरीत होती है। जिससे सहायता की आशा की जाती है वो सहायता देने की हालत में ही नहीं होता। उदाहरण के लिए आज मैं कह सकता हूँ कि भवनानी पर नाराज होना सरासर मेरी मूर्खता थी। मौन फिल्मों के ज़माने में वो बहुत सफल निर्माता रहे थे, पर फिर जब बोलने वाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो वो हर कदम पर असफल होते गए। जब मैं उनसे मिला था तो वो परेशानियों में से गुजर रहे थे और मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखने की बात कहकर उन्होंने अपनी सज्जनता का सबूत दिया था। गैरी कूपर को हॉलीवुड में भले ही सुंदर माना जाए, पर हिंदी फिल्मों में तो गोल मटोल चेहरों को ही पसंद किया जाता है। पर बेचारे नए कलाकार की एक बदकिस्मती ये भी होती है कि उसे फिल्मों के अंदरूनी वातावरण का कुछ पता नहीं होता। ठोकरें खा खा कर उसे हर किसी पर शक होने लग जाता है। वो सोचता है कि हर कोई उसकी राह रोक रहा है, उससे दुश्मनी कर रहा है। एक बार दादर मेन रोड पर जगदीश सेठी ने भी मुझे सेहत के बारे में सचेत होने के लिए कहा था। उन दिनों चरित्र नायक, कैरेक्टर एक्टर के तौर पर उनकी मशहूरी आसमान को छू रही थी। उनके कहे शब्द मुझे अभी तक याद हैं। स्क्रीन पर पतला आदमी और भी पतला दिखाई देने लगता है, सो तुम्हें अपना वजन बढ़ाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी उन्होंने, पर उस समय वो मुझे कड़वी लगी थी। अफसोस की बात यह है कि जिसे कोई चीज़ मिलती है उसकी नज़र में उसकी कीमत नहीं होती, और जिसकी नज़र में कीमत होती है उसे वो चीज़ मिलती ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी सेहत काफ़ी गिर चुकी थी। बम्बई की जलवायु मुझे रास नहीं आ रही थी। एक दिन टैक्सी में बैठे हुए पसीने से तरबतर मैंने अब्बास से पूछा, यार बम्बई में रहते हुए तुम्हें कितने साल हो गए हैं? 7, उन्होंने कहा। 7 साल? मैंने हैरानी से कहा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस मरदूद शहर में कोई 7 साल काट सकता है। तुमसे 7 साल बाद पूछूंगा, अब्बास ने अखबार पर से नज़र उठाए बिना ही कहा। उनकी भविष्यवाणी कितनी सच निकली। बम्बई में रहते हुए आज मुझे 7 के बजाय 23 साल हो गए हैं। सेहत गिरने का असली कारण आर्थिक परेशानी और अनियमित किस्म की जिंदगी भी थी। पैसे का मुंह देखने के लिए उन दिनों मैंने क्या क्या नहीं किया। ट्रेडर्स बैंक की एक शाखा का मैनेजर मेरा कॉलेज का सहपाठी निकल आया। वो कभी कभी बैंक की ओर से मुझे थोड़ा बहुत कर्ज देता रहा। मेरे अकाउंट में 2000 रुपये का ओवरड्राफ्ट हो गया। एक दिन अचानक उसे तब्दीली का नोटिस आ गया। उसे 1 महीने का समय मिला था और मेरा नैतिक कर्तव्य था कि उसके जाने से पहले कर्ज की रकम चुका दूं। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैंने जो कोशिशें की वो नाखूनों से कुआं खोदने वाली बात थी। रेडियो के प्रोग्राम देने और पुस्तकों के अनुवाद करने तक ही मेरी दौड़ सीमित थी। भला इन कामों से कितनी कमाई हो सकती थी? एक दिन किसी ने बताया कि फिल्म्स डिवीज़न में छोटी फिल्म की वार्ता लिखने के लिए और बोलने के लिए भी पूरे 150 रुपये मिल जाते हैं। मैं उसी समय डायरेक्टर से मिलने चला गया। अपने नाम का कार्ड अंदर भेजा। डायरेक्टर ने झट मुझे अंदर बुला लिया। उसे देखते ही मेरी जैसे सांस रुक गई। मेरे सामने वो नौजवान खड़ा था जो खुद 2 साल पहले लंदन में मेरे सामने इंटरव्यू के लिए पेश हुआ था। ऑक्सफोर्ड की उच्च शिक्षा प्राप्त करके उसने बीबीसी के हिंदुस्तानी विभाग में नौकरी के लिए अर्जी दी थी। हमारे डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली बुखारी उन दिनों हिंदुस्तान आए हुए थे, सो उसे मेरे पास भेजा गया था। मुझे उसका उर्दू उच्चारण पसंद नहीं आया था, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिल सकी थी और अब मैं उसके सामने एक मामूली से काम के लिए सवाली बनकर खड़ा था। मुझे अपनी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया, पर वो बढ़िया किस्म का आदमी साबित हुआ। उसने उसी समय मेरी अर्जी मंजूर कर ली और कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकाली जो मुझे चुभने वाली हो। लेकिन इस काम से भी मैं मुश्किल से 500-600 रुपये ही कमा सका, क्योंकि रिकॉर्डिस्टों को मेरे बोलने का अंदाज पसंद नहीं था। अपना मेकअप वाला चेहरा देखते हुए मुझे वो पुराने दिन याद आने लगे थे, पर मैंने निराश न होने का निश्चय किया। शूटिंग का पहला दिन था। एक तरह से मेरी किस्मत का इम्तिहान था उस दिन। मैं हर हालत में फणीदा पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता था, पर फिर भी मेरे न चाहने पर भी वो मेकअप मेरे चेहरे पर बोझ सा बनता जा रहा था।
ऐसा लगता था जैसे चेहरे पर लगाते समय बहुत सारा पाउडर मेरी आंखों में भी चला गया हो। रह रहकर एक ख्याल मुझे तंग कर रहा था कि फिल्म अभिनेता को सफ़ेद की जगह नीले कपड़े पहनाकर और उसके मुंह पर सिंदूरी रंग का प्लास्टर लगाकर उससे कैसे स्वाभाविक अभिनय की आशा की जा सकती है। मुझे इस बात का पता नहीं था कि स्वाभाविक अभिनय की मंजिल पर पहुंचने के लिए कलाकार को कई किस्म के अस्वाभाविक बंधनों और कठिनाइयों को स्वीकार ही नहीं बल्कि अपनाना पड़ता है। इसके लिए सुलझे हुए अध्ययन और लंबे अभ्यास की ज़रूरत है। मेरी नज़र में स्वाभाविकता का अर्थ था बंधनों के प्रति लापरवाह बनकर वैसे ही करना जैसे जीवन में होता है। नए कलाकारों से आमतौर पर यह गलती हो जाती है और इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं सेट पर गया। सौभाग्य से कैमरा लॉन्ग शॉट पर रखा हुआ था। मैं उसे भुला सकता था। सेट पर स्वतंत्रता से इधर उधर चल फिर सकता था, बिना किसी रुकावट के हाथ पैर हिला सकता था। सीन कुछ इस तरह का था। हीरो बरामदे में एक टेबल लैंप के प्रकाश में पुस्तक पढ़ रहा है। मैं उसका फैशन परस्त दोस्त मस्तानी अदा में दरवाजे में दाखिल होता हूँ, सिर से हैट उतार कर खूंटी पर टांगता हूँ और एक आराम कुर्सी पर बैठकर सिगरेट के कश खींचता हुआ हीरो के पुरातनपंथी विचारों और आदर्शों पर व्यंग्य करने लगता हूँ। संवाद का केवल एक वाक्य बोलने के बाद शॉट कट हो जाना था। कहते हैं कि नए जुआरी का पहला दांव हमेशा सीधा पड़ता है। इस शॉट में मैंने ऐसी स्वाभाविकता दिखाई कि हर तरफ से वाह वाह होने लगी। आराम कुर्सी पर बैठते ही मैं मुंह में से धुएं के गोल गोल छल्ले निकालने लगा था, जो बड़े करतब वाली बात थी। इसके बाद एक दो और शॉट हुए जिनमें कैमरा थोड़ा नज़दीक आ गया। इस बार भी मैंने बहुत बढ़िया अभिनय किया, जैसे दिखा रहा हूं कि ये सब मेरे जैसे बीबीसी से आए हुए कलाकार के बाएं हाथ का खेल है। मैं खुशी से झूमता हुआ प्रातःकाल के समय घर पहुंचा। 3 दिन बाद फिर उसी सेट पर दिन की शिफ्टें शुरू हुई तो मुझे फिर बुलाया गया। तब स्टूडियो में बड़ी चहल पहल दिखाई दी। एक बड़े से कमरे में बहुत से मर्दों का बारी बारी मेकअप किया जा रहा था। बरामदे के उस ओर एक उतने ही बड़े कमरे में स्त्रियों का मेकअप किया जा रहा था। वो इस प्रकार चहक रही थीं जैसे किसी ब्याह में एक साथ बैठी हुई हों। मुझे भी मर्दों वाले कमरे में दाखिल कर दिया गया। मैं नहीं जानता था कि वो कौन लोग थे। अगर कोई बता देता कि वो एक्स्ट्रा थे तो भी कोई फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि एक्स्ट्रा क्या होते हैं। उनका मेकअप होता देखकर मैंने यही सोचा कि वो भी मेरे या नवीन जैसे कलाकार होंगे। जैसे स्टेज की दुनिया में सब बराबर होते हैं, चाहे कोई बड़ा कलाकार हो चाहे छोटा, उसी प्रकार फिल्मों में भी होगा। चाय पार्टी के दृश्य के लिए मेरी तरह वो लोग भी अपने घरों से बढ़िया सूट, शेरवानियां आदि पहनकर आए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। सभी अच्छे व्यवहार वाले लोग थे। उनके साथ गप्पे हाँकने के लिए खुला समय मिला था। कुछ ही देर में उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। इंग्लैंड से आया हुआ होने के कारण मैं भी उनकी आंखों में आदर का पात्र बना हुआ था। इतना प्यारा और सुखद वातावरण मैंने कभी पीपल्स थिएटर में भी नहीं देखा था। हर कोई मेरे साथ बड़ी नम्रता और अपनत्व से पेश आ रहा था, जैसे हर संभव तरीके से मेरे परायपन के एहसास को दूर करना चाह रहा था। उनकी बातों से पता चला कि वे खुद भी कोई मामूली आदमी नहीं थे। एक ने बताया कि शहर में उसकी 4 फर्नीचर की दुकानें हैं। शूटिंग में वो सिर्फ शौक पूरा करने के लिए कभी कभी आ जाता है और अब खुद एक फिल्म बनाने का इरादा कर रहा है। इसमें विलेन का रोल वो मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि मैं शक्ल से बिल्कुल इंग्लिश विलेन जैसा लगता हूँ। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ वही नहीं, हर आदमी फिल्म बनाने का प्रोग्राम लिए बैठा था। हर किसी के पास कहानी थी जो उसने खुद लिखी थी। वो बड़े बड़े फिल्म स्टारों के नाम लेता था जिनके साथ कि उसकी दोस्ती थी और जो उसकी फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर चुके थे। एक ऊंचा लंबा पठान जिसका नाम असलम था बड़ी नम्रता से बोल रहा था। फिर उसने फणीदा की बुराई करना शुरू की। कहने लगा कि पहली फिल्म में उन्होंने उसे एक छोटा सा रोल दिया था और वादा किया था कि अगली फिल्म में मुख्य पात्र का और फिर उससे अगली फिल्म में हीरो का रोल देंगे। इस हिसाब से उस फिल्म में जिसकी की शूटिंग हो रही थी उसे हीरो होना चाहिए था। आखिरी दम तक उसे लटकाए रखा गया और अब भाई लोगों में खड़ा कर दिया गया है। भाई लोग शब्द मुझे अजीब सा लगा और उस पर हंसी आई, पर मैंने देखा असलम की आंखों में आंसू फूट पड़े थे और उसने जेब से रुमाल निकाल लिया था। मैं यकायक गंभीर हो गया। मेरे साथ भी तो फणीदा ने हू बहू इसी किस्म का वादा किया था। विश्वास करना कठिन था कि फणीदा इस किस्म का अन्याय कर सकते हैं। मेरे मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा थी, पर मज़े की बात यह कि आगे जाकर मेरे साथ भी वही कुछ हुआ जो असलम के साथ हुआ था।
मैं भी अपने साथ वैसा ही अन्याय देखकर बहुत दुखी हुआ था और हर जगह फणीदा को कोसने लगा था। पर आज मैं फणीदा को दोष नहीं देता। 20 साल बाद तमाशे की इस दुनिया में गुजार कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस दुनिया की अपनी अलग नैतिकता और अपने अलग कायदे कानून हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। पहले दिन उस पार्टी सीन में मेरा कोई शॉट नहीं हुआ और सारा दिन धूप में कुर्सियों पर इधर उधर बैठकर और बेकार की बातें करके मैं तंग आ गया। पर दूसरे दिन अचानक फणीदा का कैमरामैन घोष और 2 अन्य कर्मचारी जो मेरे अस्तित्व को बिल्कुल भूल चुके लगते थे मेरे पास आए। कैमरा मेरी मेज पर मुझसे 3 फुट दूरी के फासले पर टिका दिया गया। जितनी देर तक मुझ पर लाइटें और रिफ्लेक्टर डालने का प्रबंध होता रहा, मेरी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न ही किसी ने बताया कि क्या शॉट है या किस सीन में आना है या कहानी के साथ उनका क्या संबंध है। इतना नज़दीक होने पर कैमरे ने मेरे अंगों की सारी आज़ादी छीन ली थी। मैंने उसकी ओर से लापरवाह बनने की बहुत कोशिश की, पर हर क्षण वो मेरे अंगों को जकड़ता रहा, जैसे कोई अजगर मुझे अपनी लपेट में लेकर खींचता जा रहा हो। मुझे अपनी सभी हरकतें नकली महसूस होने लगी। लोग अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। कोई मेरी हरकतों से प्रभावित नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी को मेरे दिल की घबराहट का पता लग गया था। फिर मेरे सामने मेज़ पर भुना हुआ एक पूरा मुर्गा लाकर रख दिया गया। फणीदा ने समझाया कि क्लैप बजने के बाद कैमरे के पास खड़ा असिस्टेंट ऊंची आवाज में कहेगा लेनिन, और मैं उसकी ओर हंसकर देखता हुआ मुर्गे को दोनों हाथों में उठा लूंगा और मुर्गे की ओर देखकर कहूंगा जानवर। लेनिन जैसे महान व्यक्ति के नाम के साथ जानवर शब्द जोड़ना मुझे बहुत भद्दा लगा, पर इस बारे में सवाल जवाब कैसे कर सकता था जबकि शॉट लिया जाने वाला था। शायद लेनिन शब्द हीरो की ओर से बोला जा रहा था, जिसे कम्युनिस्ट विचारों का दिखाया गया होगा। उन दिनों कम्युनिस्ट लड़ाई को लोकयुद्ध कहते थे और रूस, अमेरिका, इंग्लैंड पक्ष का समर्थन करते थे। इसके उलट सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी जर्मनी, जापान के पक्ष का समर्थन करते थे और कम्युनिस्टों को गद्दार कहते थे। कांग्रेस दोनों ओर कदम रखती थी। वो लड़ाई को लोकयुद्ध कहती थी पर कम्युनिस्टों को गद्दार घोषित करती थी। क्या पता फणीदा सुभाषवादी हों और इप्टा के एक मेंबर से, जिसे कि आमतौर पर कम्युनिस्ट समझा जाता था, लेनिन के बारे में अपमान भरा शब्द कहलवाकर खुश होना चाहते हों, या फिल्म के शुरू में हीरो के कम्युनिस्ट विचारों का मजाक उड़ाकर अंत में उसे ठीक साबित करना चाहते हों, क्योंकि हीरो आखिर हीरो होता है। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। एक रास्ता था शॉट देने से साफ इनकार कर देना। दूसरा रास्ता था इन बातों की ओर से ध्यान हटाकर काम में लग जाना। दूसरा रास्ता आसान था। मैं उसी रास्ते पर चला, पर इस बात का मुझे आज तक अफसोस है। मुझे किसी हालत में भी ऐसा शब्द बोलने के लिए मानना नहीं चाहिए था जिससे कि एक महापुरुष का अपमान होने की संभावना हो। यह मेरी नैतिक कमजोरी थी। इस घटना से किसी हद तक उस जमाने के और आज के फिल्मी वातावरण पर प्रकाश पड़ता है। उस जमाने की फिल्मों में राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं का काफी समावेश होता था। आज इस बात पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि अब फिल्मसाज सिर्फ भंग घोटते हैं। फणीदा अपनी उस मीठी प्यार भरी नजर से मुझे देख रहे थे। पहली रिहर्सल हुई। पहले मुझे लेनिन कहने वाले की ओर देखकर हंसना था, पर उसी समय मेरे जबड़े सूखे हुए चमड़े की तरह अकड़ गए और उन्होंने खुलने से इनकार कर दिया। फिर मैंने मुर्गे की तरफ देखकर जानवर कहा तो सही, पर साउंड रिकॉर्डिस्ट को सुनाई नहीं दिया। उसने ऊंची आवाज में बोलने के लिए कहा। मैं उस अजीब सी परिस्थिति पर हैरान हो रहा था। मैं हंस भी रहा था और ऊंची आवाज में बोल भी रहा था, पर न हंसी बाहर निकल रही थी और न आवाज। दूसरी रिहर्सल हुई। इस बार मैंने जोर लगाया और इस बार मैंने जरूरत से ज्यादा जबड़े खोल दिए थे। बोला भी जरूरत से ज्यादा ऊंचा था। फिर भी रिहर्सल के बाद फणीदा ने जरा मुस्कुराकर और रिकॉर्डिस्ट से जरा ऊंचा बोलने के लिए कहा। मैंने झुंझलाकर फणीदा से कहा, अब टेक कीजिए, बिल्कुल ठीक आएगा। हाँ हाँ टेक, फणीदा ने फट सहमत होते हुए कहा। स्वामी मेकअप ठीक करो साहब का। स्वामी ने फिर पाउडर का पैड मेरे चेहरे पर फिराना शुरू किया। कायदे के अनुसार उसने सब ठीक किया था, कठपुतली की तरह, पर उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि फणीदा मेरी आलोचना करेंगे, मुझे डांटेंगे, पर उन्होंने हमेशा की तरह बड़ी तसल्ली से नस्वार की चुटकी नाक में चढ़ाते हुए कहा, वेरी गुड शॉट, ओके। और उनके ओके कहने पर स्टूडियो की ओर से 2 बार सीटियां बजाई गईं।
अब लोग मेरे साथ हाथ मिलाते हुए मुझे मुबारकबाद देने लगे, क्योंकि फिल्मों में ये मेरा सबसे पहला क्लोजअप था। फणिदा ने मेरे अकाउंट में रसगुल्ले मंगवा कर सबको बांटे। सभी प्रशंसा कर रहे थे। मैं बहुत हैरान हो रहा था। मुझे पता था कि वो झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, पर क्यों? आखिर क्यों? मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। ये भी तमाशे की दुनिया का एक राज है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, वो झूठी प्रशंसा कर रहे थे। स्टूडियो की दुनिया में कोई किसी के आगे सच नहीं बोलता। सब एक दूसरे के मुंह पर उसकी प्रशंसा और पीठ के पीछे निंदा करते हैं। बाहर के लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है, पर अंदर वालों को इसका बहुत सहारा है। फिल्म लाइन में किसी को मानसिक तौर पर सुरक्षा नसीब नहीं है। सभी छलावों के सहारे जीते हैं। सभी अपने अपने सपनों के बुलबुलों में रहते हैं। वो एक दूसरे का बुलबुला तोड़ना नहीं चाहते। एक तरह से पारस्परिक सहानुभूति का दिखावा है। मान लीजिए कि उस क्लोजअप के बाद किसी एक आदमी ने भी सही बात मेरे मुंह पर कह दी होती, तो मेरा हौसला शायद हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता और अगले दिन मुझसे काम ही ना होता। उस दिन मैं सिर में दर्द, कमर में पीड़ा और टांगों की टीसें लेकर घर लौटा। कैमरे ने मुझे बहुत सख्ती से अपना अस्तित्व अनुभव करा दिया था और मैं जान गया था कि उससे बेखबर नहीं हुआ जा सकता। उस क्लोजअप और उसके बाद बांटे गए रसगुल्लों ने भाई लोगों को एहसास करा दिया था कि मैं उनमें से नहीं था। मेरा रनिंग रोल था। यकायक मुझसे उनकी बातचीत बंद हो गई। वो मेरे लिए अजनबी हो गए। अपनी दुनिया से उन्होंने मुझे निकाल दिया। वो दिन और आज का दिन, मुझे फिर कभी एक्स्ट्राओं की दुनिया में झांकने की आज़ादी नहीं मिली। मैंने सोचा था कि फिल्मी दुनिया में ऊंच नीच की दीवारें नहीं हैं। कितनी बड़ी भूल थी मेरी। फिल्म इंडस्ट्री में तो चप्पे चप्पे पर दीवारें खड़ी हैं। समाज के अन्य क्षेत्रों में ये दीवारें शायद ईंट पत्थर की बनी हुई होंगी, लेकिन हिंदी फिल्मों की दुनिया में ये फौलाद की बनी हुई हैं। अगला शॉट हीरोइन स्वर्णलता के साथ था। उन्होंने मेरे साथ रिहर्सल करने से ही इनकार कर दिया। शॉट में वो बोलती मेरे साथ थीं, पर देखती कैमरे की ओर थीं। जितनी देर तक वो सेट पर रहीं, उन्होंने मुझे ऐसे महसूस कराया जैसे मैं किसी गंदी और भयानक बीमारी का मरीज हूँ जिसे कोई छूना न चाहता हो। कितनी मीठी और सुखद थी वो एक्स्ट्राओं की दुनिया जिसमें से मैं निकाला गया था। वो दुनिया जिसमें हर कंगाल निर्माता बनने के सपने देखता था, कहानियाँ लिखता था, अपनी लंबी निराशाओं को रंग बिरंगी गेंद बनाकर उछाल सकता था। और कितना अपनत्व था उस दुनिया में। उस अनुभव को मैं भूल नहीं सकता। उसे मैं हमेशा बड़े प्यार से याद करता हूँ।